Hi all the students, welcome once again. My name is Anil Chaudhary and today we are going to start with the series of advanced level RC passages. And today we are going to take the very first passage. Now students try to understand when I say advanced level, that does not mean that हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. But yes, the level of the language and moreover students the topic of the passage is not going to be easy for us. In this series, we people are majorly going to take such passages which are based on sociology, philosophy, animal psychology, in general psychology, science fiction, science non-fiction, and possibly students on climate change, on sustainable development. तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जिन पर मैं जनरली देखता हूँ कि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं होता. एंड स्टूडेंट्स अभी तक बिगिनर्स लेवल आप लोगों ने कई सारी वीडियोस वॉच किए होंगे. And I have been telling one thing, and what is that? Students हमेशा किसी भी पैसेज में मेरी मास्टरी होगी कि नहीं होगी. Will I be able to solve the passage or not? Will I be able to understand the passage or not? That purely depends on one thing, and what is that? That is students your acquaintance with the topic. अगर उस टॉपिक पर पहले से थोड़ा सा नॉलेज है, it becomes easy for us to understand it. तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? नॉलेज अबाउट द टॉपिक. आज का जो पैसेज है स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड द रिसर्च रिलेटेड टू दैट. तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स में और जो बहुत अच्छे एग्जाम्स होते हैं जिसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का बहुत अच्छा लेवल टच होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैट, तो स्टूडेंट जो पीपल सी, जैसे फॉर एग्जांपल जैट, या फिर कई और एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पर आरसी का बहुत अच्छा लेवल आता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स यू विल सी दीज काइंड ऑफ पैसेजेस कमिंग. ओके, सो व्हाट यू पीपल हैव टू डू, स्टार्ट करें. सबसे पहले आई विल शो द पैसेज टू यू. पॉज करके अच्छी तरह से इस पैसेज को पढ़ना है एंड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. कम से कम 2 बार इस पूरे पैसेज को पढ़ो. एंड व्हेन यू विल रीड द सेकेंड टाइम यू विल रियलाइज दैट योर अंडरस्टैंडिंग हैज एक्चुअली इम्प्रूव्ड. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. फर्स्ट टाइम पढ़ने पर यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नीटी ग्रिटी ऑफ द पैसेज, बट व्हेन यू रीड फॉर द सेकेंड टाइम आपको लगेगा अब थोड़ा सा और डेप्थ में समझ में आया. थर्ड टाइम पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा. बट स्टूडेंट्स, शुरुआत में हमें इसी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ती है टू डेवलप कॉन्फिडेंस. बट स्लोली स्टेडीली यू विल सी लाइक एक बार पढ़कर आपको पूरा पैसेज समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा. बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें ट्वाइस या थ्राइस पैसेज को पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए. और जब तक स्टूडेंट्स आपके दिमाग में वो पैसेज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ फिट नहीं हो जाता, unless you are able to visualize what is given in the passage, don't take it for granted. तो स्टूडेंट्स अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं. तो दैट इज द रीजन आई मीन टू से दैट जल्दबाजी में बिना समझे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें नहीं देने हैं. हमें अपना पूरा टाइम लेना है. आप सबसे पहले पैसेज की अंडरस्टैंडिंग करो, पैसेज को समझने की कोशिश करो. फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चंस. तो जितना डेप्थ में और क्लैरिटी के साथ पैसेज समझ में आएगा, यू विल सी लाइक क्वेश्चंस की एक्यूरेसी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी. तो स्टार्ट करें. तो प्रॉपर कॉपी पेन लेकर बैठो. जितने नए वर्ड्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगा इस पैसेज में स्टूडेंट्स पॉसिबली यू मे कम अक्रॉस मैनी न्यू वर्ड्स ऑल्सो, तो इन्हें प्रॉपरली नोट करना स्टार्ट करो. ओके, तो स्टूडेंट्स एक एक पैसेज को सॉल्व करवाते हुए आई कीप डिस्कसिंग लॉट्स ऑफ टिप्स ऑल्सो. So this becomes the first part of the passage. Okay. Starting in 1957, Noam Chomsky proclaimed a new doctrine, language, that most human of all attributes was innate. अब जैसे स्टूडेंट्स पहला सेंटेंस पढ़ोगे, you will actually come to know what is the topic of the passage. And then students, when you realize you are comfortable with the topic, you can continue with the passage. Otherwise, you can look for the other options. एनीवे स्टूडेंट्स, इस क्लास में तो हमें इसी पैसेज को सॉल्व करना है. ओके, तो पॉज करो, गो थ्रू इट. राइट नाउ आई विल शो द सेकेंड पार्ट. ओके, एंड स्टूडेंट्स दिस बिकम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम पैसेज. ओके, पॉज इट, अंडरस्टैंड. और अगर स्टूडेंट समझ में नहीं भी आवे, नथिंग टू वरी, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा. ऐसे स्टूडेंट्स आप मेरे साथ 20-30 पैसेजेस सॉल्व करो एंड देन यू सी व्हाट काइंड ऑफ मास्टरी यू पीपल आर एबल टू डेवलप. इज इट ओके? डन. चलिए, नाउ स्टूडेंट्स आई विल बी शोइंग द क्वेश्चंस.
In total, 4 questions are there. Okay. Pause it, decide it. चलिए, अब students coming on the other 2 questions. Decided? ओके, चलो अपने आंसर्स को स्टूडेंट्स आप नोट कर लो. सॉरी. एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पैसेज इज ऑल अबाउट. तो क्या लगता है स्टूडेंट्स, पैसेज समझ में आया या नहीं आया? यस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट हियर? क्या लगा? अच्छा पैसेज है. एडवांस लेवल जब मैं कहता हूँ तो लेवल ऑफ द लैंग्वेज, टॉपिक ऑफ द पैसेज, क्वेश्चंस एंड पॉसिबली द ऑप्शंस, एवरीथिंग मे कंफ्यूज यू. बट एनीवे स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है पैसेज की लैंग्वेज टफ होती है, बट फिर भी द क्वेश्चंस में नॉट बी सो टफ, द ऑप्शंस में नॉट बी सो लेंथी एंड द ऑप्शंस में नॉट बी सो टफ टू अंडरस्टैंड. बट ये पैसेज एक अच्छा पैसेज है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज. Starting in 1957, Noam Chomsky proclaimed a new doctrine. Proclaimed का मतलब होता है स्टूडेंट्स दावा करना, या फिर जब आप एक किसी नई चीज के बारे में बताते हैं कि यस दिस इज समथिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंस. सो व्हेन यू डिक्लेयर समथिंग, व्हेन यू अनाउंस समथिंग, दैट इज प्रोक्लेमेशन. सो प्रोक्लेम्ड अ न्यू डॉक्ट्राइन. डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल, सिद्धांत. ओके, अंडरस्टैंड. डॉक्ट्राइन को अपन और कहते हैं टेनेट. ओके, टेनेट्स. वन मोर सिनोनिम कैन बी टेकन एज कैनन्स. कैनन्स का मतलब भी सिद्धांत होता है. ओके, so starting in 1957, Noam Chomsky proclaimed a new doctrine, language that most human of all attributes. आपके was innate. Innate का मतलब होता है स्टूडेंट्स something which is inherent. इसका मतलब है something which is there within, जो पहले से हमारे अंदर होता है. अंडरस्टैंड? तो समथिंग विच इज इनहेरेंट, विच इज देयर विदिन, दैट इज नोन एज इनेट. तो कई बार स्टूडेंट्स हम इसलिए सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाते, पॉसिबली ऐसे वर्ड्स आ जाए जिसका मीनिंग हमें क्लियर ही नहीं होता. तो कई बार तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटेंस वी पीपल कैन गेस, बट कई बार हम गेस नहीं कर पाते, एंड दैट इज द रीजन अंडरस्टैंडिंग सफ़र करती है. तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं बहुत आराम से इसको समझाऊंगा. I'll take my own time. तो पूरे पेशेंस के साथ इसको अटेंड करना. So the very first line says, ये जो लैंग्वेज है ना, which is most human of all attributes. वैसे तो हमारी बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी है जो एनिमल्स में भी मिल जाती है, और लैंग्वेज इज समथिंग which is there only with the humans. इसीलिए तो क्या लिखा है? लैंग्वेज that most human of all attributes was innate. मतलब this is something there within us. Okay. इसका सीधा सा मतलब है ये जो लैंग्वेज की क्वालिटी है, इट इज नॉट एन एक्वायर्ड स्किल, इट इज समथिंग विच इज एन इनबॉर्न टैलेंट. तो ये कोई एक्वायर्ड स्किल नहीं है, इट इज एन इनबॉर्न टैलेंट. दैट इज व्हाट द मीनिंग हियर इज. ओके, नाउ सी, द ग्रामेटिकल फैकल्टी वॉज बिल्ट into the infant brain, and your average 3-year-old was not a mere apprentice in the great enterprise of absorbing English from his or her parents, but a linguistic genius. तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स ऑथर कहता है, या नॉम चॉम्स्की का प्रिंसिपल ये है कि एक 3 साल का बच्चा भी लिंग्विस्टिक जीनियस है. इसका मतलब है लैंग्वेज की जो फैकल्टी है हमें कोई सिखाता नहीं है, इट इज़ देयर विद इन अस. ये तो स्टूडेंट्स हमारे जीन्स में है, इट इज़ समथिंग विच इज़ इनबॉर्न इन अस. और इसीलिए स्टूडेंट्स एक 3 साल का बच्चा भी इज नॉट अ बिगिनर इन द लैंग्वेज, इज अ लिंग्विस्टिक जीनियस. एंड यू पीपल माइट हैव ऑब्जर्व्ड, एक 2, सवा 2, 2.5 साल का बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है, ही नोज हाउ टू मेक द सेंटेंसेस प्रॉपरली. अगर उसकी फैमिली में हिंदी बोली जाती है तो पॉसिबली ही लर्न्स हिंदी, एंड अगर उसकी फैमिली में इंग्लिश बोली जाती है, ही लर्न्स हाउ टू मेक द सेंटेंसेस इन इंग्लिश, नॉट बिकॉज समवन हैज टॉट हिम, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ देयर विद इन अस. बस जैसा एम्बियंस मिलता है, अंदर का नॉलेज प्रकट हो जाता है. तो स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक जीनियस है 3 साल का बच्चा, और ये जो लैंग्वेज है ये जो लैंग्वेज है दैट इज देयर विद इन अस, इट इज इनेट. So this was the principle proclaimed by Noam Chomsky. Okay.
Since this message was couched का मतलब होता है कवर होना, understand, in terms of Chomskyan theoretical linguistics, in discourse so opaque that it was nearly incomprehensible even to some scholars. Many people did not hear it. Now you people try to understand what the line says. ये जो नॉम चॉम्स्की का रिसर्च था, ये जो डॉक्टराइन था, इट वॉज प्रेजेंटेड इन सच एन ओपेक मैनर. मतलब नॉम चॉम्स्की ने इसको बहुत सिंपल शब्दों में प्रेजेंट नहीं किया, इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंट किया, दैट इवन द स्कॉलर्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एंड दैट इज द रीजन मेनी पीपल दे डिड नॉट हियर दिस पर्टिकुलर डॉक्टराइन. तो नॉम चॉम्स्की का जो रिसर्च है वो बहुत अच्छा था, but it was presented in such an opaque manner that even the scholars were not able to understand. Now, in a brilliant, witty, and altogether satisfying book, Mr. Chomsky's colleague, Steven Pinker, has brought Mr. Chomsky's findings to every man. So now you people try to understand. Mr. Chomsky के colleague थे Steven Pinker, and Pinker ने Chomsky की इस research को बहुत simple शब्दों में present करना start किया. और एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है स्टूडेंट्स द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट. ओके, so try to understand now. In a brilliant, witty, and altogether satisfying book, Mr. Chomsky's colleague Steven Pinker has brought Mr. Chomsky's findings to every man in the language instinct. He has gathered persuasive data from such diverse fields as cognitive neuroscience, developmental psychology, and speech therapy to make his points. And when he disagrees with Mr. Chomsky, he tells you so. तो इस किताब में स्टूडेंट्स जो स्टीवन पिंकर है उन्होंने चॉम्स्की के रिसर्च को जस्टिफाई किया, एंड जस्टिफाई करते हुए बहुत सारा परसुएसिव डेटा, परसुएसिव का मतलब जो आपको कन्विंस करे, ऐसा डेटा फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स प्रेजेंट किया. एंड कहीं कहीं पर पॉसिबली स्टीवन पिंकर ही हिमसेल्फ मे नॉट एग्री विद चॉम्स्की. तो जहाँ पर भी स्टूडेंट्स ही डिड नॉट एग्री विद चॉम्स्की वो भी उस किताब में उन्होंने मेंशन किया. आई गेस द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ यू पीपल हैव अंडरस्टूड. तो फर्स्ट पैराग्राफ की समरी क्या है? चॉम्स्की ने एक बहुत अच्छा रिसर्च किया और एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल दिया, बट ही प्रेजेंटेड इन सच एन ओपेक मैनर दैट इवन द स्कॉलर्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बट उन्हीं के कलीग स्टीवन पिंकर हैज़ नाउ रिटन अ बुक जिसमें चॉम्स्की के रिसर्च को उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग डेटा और स्टडीज से जस्टिफाई किया. एंड सिंपल शब्दों में बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से स्टीवन पिंकर प्रेजेंटेड चॉम्स्कीज रिसर्च. एंड कुछ पॉइंट्स पर इवन पिंकर डज नॉट एग्री विद चॉम्स्की, so he mentioned that also. So that becomes the first paragraph. Okay, now see. For Mr. Chomsky and Mr. Pinker, somewhere in the human brain, there is a complex set of neural circuits that have been programmed with super rules, making up what Mr. Chomsky calls universal grammar, and that these rules are unconscious and instinctive. The students, you understand, चॉम्स्की एंड पिंकर दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे ब्रेन में ऐसे कुछ न्यूरल सर्किट्स होते हैं विच हैव बीन प्रोग्राम्ड विद सुपर रूल्स. एंड स्टूडेंट्स, ये जो सुपर रूल्स हैं, जैसे चॉम्स्की ने क्या नाम दिया, यूनिवर्सल ग्रामर, एंड दैट दीज रूल्स आर अनकॉन्शियस एंड इंस्टिंक्टिव. इसका मतलब है कोई सोच समझकर कॉन्शियसली हमें इन रूल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ समथिंग विच इज़ देयर विद अस. इट इज़ अनकॉन्शियस, इट इज़ इंस्टिंक्टिव. मतलब अगर आप कॉन्शियसली सोचो या ना सोचो, फिर भी हम लोग ये नेचुरल जो रूल्स हैं जो हमारे ब्रेन में पहले से इंकलकेटेड हैं, ये रूल्स हम यूज़ करते ही हैं. इट इज़ अनकॉन्शियस, इट इज़ इंस्टिंक्टिव. इसका सीधा सा मतलब होता है स्टूडेंट्स, हम नॉर्मली नहीं यूज़ करते हैं, कॉन्शियसली नहीं अंडरस्टैंड. आप सोचो, हम जब बोलते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम टेकिंग दिस क्लास, व्हेन आई एम मेकिंग द सेंटेंसेस, व्हेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, मैं कोई कॉन्शियसली हर शब्द के बारे में सोच थोड़ी रहा हूँ. तो इट इज़ नेचुरली कमिंग आउटसाइड. तो ये इंस्टिंक्टिव है या अनकॉन्शियस है, और ऐसे न्यूरल सर्किट्स हम सबके ब्रेन के अंदर हैं. ओके, तो स्टीवन पिंकर एंड नॉम चॉम्स्की दोनों इस बात से एग्री करते हैं. एंड चॉम्स्की ने इस सिस्टम को बोला यूनिवर्सल ग्रामर. अ हाफ सेंचुरी एगो दिस वुड हैव बीन poo-pooed एज अ ब्लैक बॉक्स थियरी. ब्लैक बॉक्स का मतलब है जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है अंडरस्टैंड. वी डोंट अंडरस्टैंड मच ब्लैक बॉक्स थियरी.
बट poo-pooed का मतलब है to call something as foolish, to call something or to ignore something. तो जब आप किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, when you call something foolish, that is the meaning of poo-pooed. So a half century ago, this would have been poo-pooed as a black box theory, since one could not actually pinpoint this grammatical faculty in a specific part of the brain. तो 50 years back, अगर नॉम चॉम्स्की की ये थियरी सबके सामने आ जाती तो पॉसिबली बहुत सारे लोग इस थियरी को इग्नोर करते, फुलिश मानते हैं, बिकॉज एक्चुअली फिजिकली ब्रेन के किस पार्ट में वो यूनिवर्सल ग्रामर है, वो न्यूरल सर्किट्स हैं, ये फिजिकली लोकेट करना वॉज नॉट पॉसिबल 50 years बैक, बट नाउ और डिस्क्राइब इट्स फंक्शनिंग, बट नाउ थिंग्स आर डिफरेंट. Neurosurgeons have found that this black box is situated in and around Broca's area on the left side of the forebrain. तो स्टूडेंट्स अब न्यूरोसर्जन्स ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो ब्रेन है और ये जो लेफ्ट ब्रेन है स्टूडेंट्स, उसका जो फ्रंट पार्ट है, दिस पर्टिकुलर एरिया, इट इज़ नोन एज ब्रोकाज एरिया. एंड हमारा जो लैंग्वेज के न्यूरल सर्किट्स हैं वो फिजिकली इसी जगह लोकेटेड है. तो ये वाला पार्ट जिस पर्सन का जितना डेवलप्ड होगा उसके लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और मास्टरी उतनी अच्छी होगी. So if someone is good in language, students try to understand he is naturally good in that. Okay, try to understand. अगर कोई biologically, अगर कोई language में बहुत अच्छा है तो ये biological instinct भी हो सकता है. I do understand. हम लोग extra efforts put करके language में genius बन सकते हैं, but biologically अगर किसी के neural circuits बहुत अच्छे developed हैं तो believe me students, बहुत कम efforts के साथ उसकी language बहुत अच्छी हो जाएगी. अच्छा, you people might have seen, अब मैं थोड़ा सा पैसेज से हटकर आई एम डिस्कसिंग समथिंग इन जनरल. व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस, हमारे ब्रेन में स्टूडेंट्स देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस. कोई लैंग्वेज में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, कोई स्पोर्ट्स अच्छा करता है, कोई स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा होता है. ये पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज, ऑल दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस. एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड. I recommend all the students, if it is possible, you should read it, and you will come to know ये सब intelligences हैं. And neuroscience has proved it. Which part of the brain physically deals with which kind of intelligences. Okay, the students understand कौन सा part of brain कौन सी intelligence से deal करता है. Now it has been proved. Okay, तो इसीलिए आपका जो part of the brain ज़्यादा अच्छा developed होगा, accordingly आपकी उस language पर command भी बहुत अच्छी होगी. I guess the point is clear. Done. So students, when I talk about the second paragraph, it talks about the neural circuits, but earlier possibly people may not believe this, but आज की तारीख में ये प्रूव हो चुका है कि ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये जो एक तरह से न्यूरल सर्किट्स हैं, it is located in which part of the brain. So now the theory or the principle which has been propounded by Noam Chomsky is getting justification now. Okay, चलिए, after understanding this, now students coming on the next paragraph. Unlike Mr. Chomsky, अच्छा, in the second paragraph जो हमने अभी just पढ़ा, Pinker and Chomsky, they both agree on the same point. But now students, in the third paragraph, unlike Mr. Chomsky, Mr. Pinker firmly places. तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, थर्ड पैराग्राफ बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर पॉसिबली देयर मे बी डिफरेंसेस बिटवीन द ओपिनियंस ऑफ चॉम्स्की एंड पिंकर. So let us try to understand. Unlike Mr. Chomsky, Mr. Pinker firmly places the wiring of the brain for language within the framework of Darwinian natural selection and evolution. He effectively disposes of all claims that intelligent non-human primates like chimps have any abilities to learn and use language. It is not that chimps lack the vocal apparatus to speak. It is just that their brains are unable to produce or use grammar. On the other hand, the language instinct, when it first appeared among our most distant hominid ancestors, must have given them a selective reproductive advantage over their competitors, including the ancestral chimps. Students, humans के अंदर language कैसे develop हुई, इसको लेकर चॉम्स्की के थॉट्स एंड पिंकर के थॉट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है.
पिंकर किससे एग्री करते हैं? पिंकर एग्री करते हैं डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। तो यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने सुना होगा। चार्ल्स डार्विन, isn't it? He is the author of the famous book, The Origin of Species. He was the author. अब तो खैर ये नहीं रहे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इवोल्यूशन को स्टडी करने में स्पेंड किया। एंड चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ये है कि हमारे अंदर जो कुछ क्वालिटीज डेवलप होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने बिना किसी बहुत स्पेसिफिक रीजन के कुछ स्पीसीज को सेलेक्ट किया टू डेवलप पर्टिकुलर क्वालिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज। ह्यूमंस के अंदर लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई? जबकि ह्यूमंस के जो एंसेस्टर्स थे, चाहे वो चिंपांजीज हो, चिम्स हो जाए, these all were ancestors. They did not have the language. So Pinker believes that they did not have the language. Though they had the vocal apparatus. उनके पास हार्डवेयर तो था, वॉइस बॉक्स तो था, वो बोल तो सकते थे, but language was not there. They were not mentally developed for that. So they did not have the software basically. And why humans got language developed in them? So there is no specific reason. The only reason is the Darwinian theory, which talks about natural selection. So Pinker actually ये कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स, इस थर्ड पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझो, you will come to know this. Pinker wants to say that ये जो language instinct humans के अंदर डेवलप हुआ, ये कैसे डेवलप हुआ? ये डेवलप हुआ because of selective reproductive advantage which the humans have got. मतलब नेचर ने ह्यूमंस को सेलेक्ट किया फॉर लैंग्वेज। So there is no other reason basically. नेचर ने ह्यूमंस को सेलेक्ट किया एंड लैंग्वेज ह्यूमंस के अंदर डेवलप हो गई। सो टिल हमारे जो एंसेस्टर्स थे, चिंपांजीज एंड चिम्स, वहाँ तक लैंग्वेज वॉज नॉट देयर। और वहाँ से स्टूडेंट्स एक नई लाइन स्टार्ट होती है जो ह्यूमन बींग्स की तरफ होमो सेपियंस का बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड जिस पॉइंट से होमो सेपियंस का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है, वहाँ से एक लैंग्वेज इंस्टिंक्ट हमारे अंदर डेवलप होना स्टार्ट होता है, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन, नेचर हैज selected Homo sapiens to develop this particular attribute, and that is language. And possibly Chomsky का thought इससे थोड़ा सा different हो सकता है। तो इस पैराग्राफ में what Pinker thinks that is given to us. So Pinker believes that whatever has happened is because of the theory of Darwinian natural selection and evolution. So Pinker agrees with this theory, and possibly Chomsky may not agree. I hope the point is clear. तो अच्छी तरह से इस पैराग्राफ को समझो, you will come to know. Anyway students, एक बार वापस से इसको पढ़ते हैं मेरे साथ। तो एक बार जब वापस पढ़ोगे तो you will be able to understand what I actually wanted to say. देखते हैं। So unlike Mr. Chomsky, Mr. Pinker firmly places the wiring of the brain for language within the framework of Darwinian natural selection and evolution. तो ये जो न्यूरल सर्किट्स हैं, वायरिंग ऑफ द ब्रेन है, ये कैसे डेवलप हुआ? So because of natural selection, and that was the theory which was given by Darwin, okay, and Pinker agrees with that. He effectively disposes, he मतलब कौन? Mr. Pinker. He effectively disposes of all claims that intelligent non-human primates like chimps have any abilities to learn and use language. तो जो लोग ये मानते थे कि चिंपांजीज या चिम्स में भी ये एबिलिटी थी, Pinker does not agree with them. Pinker says that the ability तो केवल humans में है, और humans were selected naturally by the nature. So before humans, हमारे ancestors में this ability was not there. It is not that chimps lack the vocal apparatus to speak. It is just that their brains are unable to produce or use grammar. On the other hand, the language instinct. So students, when I say the language instinct, मतलब जो टैलेंट है लैंग्वेज का, जो हमारे अंदर है, इंस्टिंक्टिव है, when it first appeared among our most distant hominid ancestors. होमिनिड एंसेस्टर्स का मतलब जहाँ से वो लाइनें स्टार्ट होती है होमो सेपियंस बनने का प्रोसेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम चिंपांजी से सीधा होमो सेपियंस नहीं बने। हमारे पहले भी स्टूडेंट्स बहुत सारी स्टेजेस थी। होमो सेपियंस के जस्ट पहले जो लोग थे उन्हें होमो इरेक्टस बोला जाता है। अब ये जो पूरी लाइनेज है इसे अपन कहते हैं होमिनिड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, चिम्स
और चिम्स से दो लाइन निकलती है, एक तो वही जो चिम्स ही रह गए और एक वो जो होमोसेपियंस बनने लग गए। तो ये जो पूरी लाइनेज है दैट इज होमिनिड एंसेस्टर्स। So on the other hand, the language instinct, when it first appeared among our most distant hominid ancestors, must have given them a selective reproductive advantage over their competitors, including the ancestral chimps. The Kul Milakar Pinker says that because of the process of natural selection, Homo sapiens and this complete lineage was selected by nature for the development of language instinct. That is what the meaning here is. Okay. Coming on, students, the last paragraph. So according to Mr. Pinker, the roots of language must be in the genes, but there cannot be a grammar gene any more than there can be a gene for the heart or any other complex body structure. Now you people try to understand one thing. Mr. Pinker finally किस conclusion पर पहुंचते हैं? That the roots of language must be in the genes. इसका मतलब है language instinct genetic है. It is not an acquired skill. ये कल्चर से नहीं आता, हमें कोई लैंग्वेज सिखाता नहीं है। हमें क्या लगता है, इंग्लिश हमको किसने सिखाया? टीचर्स ने। हिंदी हमको किसने सिखाया? टीचर्स ने। बट स्टूडेंट्स, दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल सेज इट इज जेनेटिक, बट देयर कैन नॉट बी अ ग्रामर जीन एनी मोर दैन देयर कैन बी अ जीन फॉर द हार्ट और एनी अदर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हार्ट के जीन्स हैं, बाकी जो बॉडी स्ट्रक्चर के जीन्स हैं, दिस इज समथिंग विच इज देयर इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स एंड एवरीवन। लेकिन जो ग्रामर के जीन हैं ये बेसिकली बड़े यूनिक है एंड ओनली द होमो सेपियंस एंड दिस पर्टिकुलर लाइनेज ओके हैज इट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रामर जीन सब एनिमल्स में नहीं होता, ये केवल होमो सेपियंस में है, ह्यूमंस में है। अंडरस्टैंड, बाकी जो जीन्स हैं, जीन फॉर द हार्ट एक्सेट्रा, ये तो सब में है। तो दैट इज द रीजन पिंकर सेज but there cannot be a grammar gene any more than there can be a gene for the heart or any other complex body structure. तो स्टूडेंट्स, इन दो लाइंस में पिंकर अपनी किताब में क्या लिखते हैं? He says that the roots of language must be in the genes. Okay? Now students, अब थोड़ा सा थॉट यहाँ से चेंज हो रहा है. Try to understand. This proposition, which proposition? That language is genetic. This proposition will undoubtedly raise the hackles of, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर थॉट का, इस पर्टिकुलर थियरी का बहुत सारे लोग विरोध भी करेंगे। रेज द हैकल्स का मतलब होता है अपोज करना, अंडरस्टैंड। So this proposition will undoubtedly raise the hackles of some behavioral psychologists and anthropologists. Anthropologists किसको कहते हैं? Anthropos का मतलब होता है mankind, ology का मतलब है स्टडी करना। So anthropologists, these are the people who study mankind. For it apparently का मतलब होता है clearly, visibly. Contradicts मतलब oppose करना. The liberal idea that human behavior may be changed for the better by improvements in culture and environment, and that might seem to invite the twin bugaboos of biological determinism and racism. स्टूडेंट्स, जब पिंकर कहते हैं कि लैंग्वेज तो जेनेटिक है, तो इसका बहुत सारे लोग पॉसिबली विरोध करेंगे। स्पेशली कौन करेंगे? बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंड ये सारे लोग जिनके थॉट्स बड़े लिबरल हैं, ये क्या सोचते हैं कि हम ह्यूमंस को बदल सकते हैं, उनके हैबिट्स को बदल सकते हैं। वी कैन चेंज ह्यूमन बिहेवियर फॉर द बेटर बाय इम्प्रूवमेंट्स इन कल्चर, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। लेकिन स्टूडेंट सोचो, जब पिंकर कहते हैं ये सब तो जेनेटिक है, इसका सीधा सा मतलब है ये जो लिबरल थॉट है दैट वी पीपल कैन चेंज ह्यूमन बिहेवियर बाय कल्चर, बाय ट्रेनिंग, बाय एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, कहीं ना कहीं पिंकर का जो थॉट है वो इसके अगेंस्ट जाता है। आई गेस यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड स्टूडेंट्स, दीज पीपल, साइकोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड द लिबरल्स, दे मे थिंक लाइक पिंकर कहीं ना कहीं किसको सपोर्ट कर रहे हैं? Biological determinism and racism. Students, try to understand what is racism. Racism है क्या? Racism का बेसिक मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना। जो वाइट पीपल है वो ब्लैक पीपल को क्यों इंफीरियर मानते हैं? They say that genetically we are white, so biologically we are white. So when I say biologically we are white, so we are superior than the black people, and that becomes the root of racism.
So when Pinker says even language is genetic, तो कहीं ना कहीं पिंकर भी रेसिज्म को एंड बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं. एंड पॉसिबली इस वजह से साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड जो लिबरल आइडिया वाले लोग हैं, जिन्हें लगता है ह्यूमन बिहेवियर तो कल्चर से बदला जा सकता है, आपके ट्रेनिंग एंड एनवायरनमेंट से बदला जा सकता है, जेनेटिक कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज कल्चरल, तो उनके लिए पिंकर का जो विचार है ये एक्चुअली बहुत अपोजिट है. एंड दैट इज द रीजन दीज पीपल कैन रेज हैकल्स अगेंस्ट द थियरी गिवन बाय पिंकर एंड चॉम्स्की. पॉइंट समझ में आया? ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था ये बहुत एडवांस लेवल के पैसेजेस हैं. एंड स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे आप 10-20 पैसेजेस सॉल्व करो एंड यू विल बिकम कंफर्टेबल हियर. अब ऑथर कहता है येट मिस्टर पिंकर स्ट्रेसेस वन पॉइंट दैट शुड आले का मतलब होता है कम कर देना, सॉफ्टन करना. सच फियर्स, विच फियर्स द फियर्स दैट पिंकर की थ्योरी कहीं ना कहीं रेसिज्म को बढ़ावा दे रही है. बट ऑथर कहता है पिंकर ने जिस पॉइंट पर फोकस किया वो एक्चुअली इस डर को कम कर देगा. अब क्या, व्हाट इज दैट पॉइंट? इवन दो देयर आर 4,000 to 6,000 लैंग्वेजेस टुडे, they are all sufficiently alike to be considered one language by an extraterrestrial observer. In other words, most of the diversity of the world's cultures, so beloved to anthropologists, is superficial and minor compared to the similarities. Racial differences are literally only skin deep. The fundamental unity of humanity is the theme of Mr. Chomsky's universal grammar and of this exciting book. Students, author कहता है लेकिन अगर थोड़ा सा डीपली आप इस थियरी को पढ़ोगे, पिंकर एंड चॉम्स्की के रिसर्च को पढ़ोगे, तो एक्चुअली पिंकर और चॉम्स्की का रिसर्च ये कहता है कि जेनेटिकली हम सब सिमिलर हैं. अंडरस्टैंड? तो एक्चुअली पिंकर जब कहता है कि लैंग्वेज इज जेनेटिक, तो इससे पिंकर एक्चुअली लोगों में डिफरेंसेस को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, और इसकी वजह से लोगों में डिफरेंसेस या कल्चर्स में डिफरेंसेस बढ़ेगा नहीं. इनफैक्ट ऑथर कहता है, थोड़ा सा डीपली अगर आप समझोगे, तो पिंकर सेज दैट जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है या जो रेशियल डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली केवल स्किन डीप है, लेकिन इसके अंदर तो जेनेटिकली ऑल द पीपल आर वन एंड द सेम, विच एवर लैंग्वेज यू पीपल स्पीक, बट किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो इंस्टिंक्ट है दैट इज वन एंड द सेम. अगर अपन डीपली जाकर देखें तो व्हेन पिंकर सेज, चॉम्स्की सेज यूनिवर्सल ग्रामर इज वन एंड द सेम. So, indeed, these people, they are not promoting differences, they are actually promoting similarities. तो इसीलिए anthropologist and behavioral psychologist को डरने की जरूरत ही नहीं है. पिंकर तो इनफैक्ट ये कहते हैं कि all human people, the complete human race across the globe, okay, whichever language you people speak, whichever culture you belong to, okay, even if superficially there are some differences, deeply अगर अपन देखें तो genetically all are one and the same. हम तो सिमिलैरिटीज को प्रमोट कर रहे हैं, हम डिफरेंसेस को कहाँ प्रमोट कर रहे हैं. दैट इज व्हाट द थॉट इज. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. यस, तो बहुत ही वंडरफुल ये पैसेज है. स्टूडेंट्स, अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, एंड सी स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी रीड एनी पैसेज, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट is to understand the theme. Even if there is no direct question which is purely based on the theme of the passage, still my suggestion will be, आप हमेशा थीम को समझने की कोशिश करो. अगर आपने थीम को सही कैच कर लिया, द जॉब बिकम्स ईजियर फॉर अस. एंड सोचो, आप खुद बनाओ एक सेंटेंस में कि अगर इस पूरे पैसेज की थीम मुझे लिखनी है तो व्हाट इट विल बी. एनीवे, मैं पूरा समझा चुका हूँ. आपके दिस पैसेज इज ऑल अबाउट Chomsky's research, okay, which has been presented by Pinker in very simple and witty way. And Pinker is justifying Chomsky's research with, at the same time, okay, he is talking about the differences wherever they are. तो कहीं पर भी वो अगर Chomsky से agree नहीं करता है तो he is mentioning that also. But majorly, this passage is all about to show that language instinct is genetic. Okay, that is the point. चलिए, अब स्टूडेंट्स इस पूरे पैसेज को समझने के बाद let us come on the questions. From the passage, it can be inferred that all of the following are true about Pinker's work. The language instinct, except that Pinker. अब क्या लगता है स्टूडेंट्स? Yes. It can be inferred that all of the following are true about Pinker's work. Okay, except.
सो फर्स्ट पॉइंट, डिसएग्रीज विद चॉम्स्की ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, एब्सोल्युटली, ये तो पैसेज में दे ही रखा है. राइट्स इन ए डिफरेंट स्टाइल फ्रॉम चॉम्स्की, तभी तो स्टूडेंट्स चॉम्स्की की स्टाइल को तो लोग समझ ही नहीं पाया, पर पिनकर की बुक को लोगों ने एक्सेप्ट किया. ड्रॉज एक्सटेंसिवली फ्रॉम चॉम्स्कीज प्रपोजिशंस, एग्जैक्टली, पिनकर की जो बुक है दैट इज मेजरली बेस्ड ऑन चॉम्स्कीज प्रपोजिशंस ओनली, but he wrote in a simple and a smart way. That is the point. तो ये तीनों बातें स्टूडेंट्स पैसेज में कहीं ना कहीं दे रखी है. Hence the correct answer is fourth option. Draws from behavioral psychology theories, not at all. Okay, पिंकर ने जो किताब लिखी वो चॉम्स्की के propositions पर है, not on behavioral psychology. तो इसीलिए fourth option becomes the correct answer. Second, on the basis of the information in the passage, Pinker and Chomsky may disagree with each other on which of the following points? बताओ स्टूडेंट्स, on the basis of the information in the passage, Pinker and Chomsky may disagree with each other on which one of the following points? Now this becomes a very direct question. थर्ड पैराग्राफ में स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर देखा था. I'll just show you once. Unlike Mr. Chomsky, Mr. Pinker firmly places the wiring of the brain for language within the framework of डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन. तो स्टूडेंट्स इसी पॉइंट को लेकर पिनकर एंड चॉम्स्की में डिफरेंसेस हैं. तो इसीलिए स्टूडेंट्स द बेस्ट आंसर हियर, लैंग्वेज इंस्टिंक्ट को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है. बोथ बिलीव दैट दे आर जेनेटिक. द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज, दे बोथ एग्री ऑन दिस, एंड द इनबॉर्न लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल्स ऑफ ह्यूमंस. तो यस, लैंग्वेज एक्विजिशन तो इनबॉर्न है, इट इज देयर विदिन. तो ये तीनों पॉइंट्स पर तो दोनों एग्री करते हैं. डार्विनियन जो थियरी है उसको लेकर देखिए एक ओपिनियंस में डिफरेंसेस हैं. चॉम्स्की डज नॉट बिलीव इन दिस, पिंकर बिलीव्स इन दैट. So therefore first option becomes the correct answer, and that is something which is directly given in the third paragraph. Coming on the third one, according to the passage, all of the following are true about the language instinct except that. Yes, students ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने कैपिटल में नहीं लिखा है, and moreover मैंने कोट अनकोट में नहीं लिखा है. मतलब I'm not talking about the book here. I'm talking about the language instinct which is there in humans. Okay. So according to the passage, all of the following are true about the language instinct except that all intelligent primates are gifted with it. Okay. Is it? See, try to understand. According to the passage, all of the following are true about the language instinct except that. अरे language instinct तो it is unique only with humans. Okay, so saying that all intelligent primates का मतलब कौन? जो humans के पहले थे, understand, are gifted with it. जबकि इस पूरे passage में लिखा है, देखिए, the primates and the ancestors of Homo sapiens, humans के जो ancestors थे, chimps etc., they did not have language instinct. यही तो पिनकर ने लिखा है इस passage में. So saying that all intelligent primates are gifted with it, not at all. Second option, it confers an evolutionary reproductive advantage. Absolutely, humans have got that. यही तो पिंकर लिख रहे हैं, understand. Developments in neuroscience have increased its acceptance. Yes, neurosurgeons ने और neuroscience ने ये प्रूव कर दिया कि ब्रेन के किस पार्ट में आपके न्यूरल सर्किट्स हैं जो लैंग्वेज इंस्टिंक्ट से डील करते हैं. तो यस, इससे एक्सेप्टेंस इस थियरी की और बढ़ गई. नॉट ऑल इंटेलिजेंट प्राइमेट्स आर गिफ्टेड विद इट. एब्सोल्युटली. Okay, all intelligent primates were not gifted, only few were gifted, जो आगे चलकर होमो सेपियंस बन गए. इसलिए स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. बाकी तीनों बातें इस पैराग्राफ, इस पैसेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है. कमिंग ऑन स्टूडेंट्स द फोर्थ वन, which one of the following statements best summarizes the author's position about Pinker's book? The evolutionary and deterministic framework of Pinker's book makes it racist. अरे ऑथर तो इनफैक्ट ये कहता है कि दिस बुक इज नॉट रेसिस्ट, बिकॉज अगर आप डीपली इस बुक को पढ़ोगे तो पिंकर सेज दैट जेनेटिकली वी ऑल आर वन इन द सेम. तो ये रेसिज्म को कहाँ बढ़ावा दे रहा है? ये तो रेसिज्म को के अगेंस्ट ही है. ये तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं. द बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, लिबरल थॉट वाले जो लोग हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके मन में डर है. बट ऑथर तो कहता है इस डर की जरूरत ही नहीं है. इसीलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर. Author is actually supporting the book written by Pinker.
An author says that this book is not racist. In fact, this book says all humans, किसी भी culture से belong करते हो, genetically deeply one and the same है. Okay. Second, anatomical developments like the voice box play a keen role in determining language acquisition skills. Not at all. अगर स्टूडेंट्स वॉइस बॉक्स का होना की रोल प्ले करता, तब तो चिम्स के पास भी वॉइस बॉक्स था, ठीक है, उनके पास भी वोकल अपैरेटस था, बट वो कहाँ बोल पाए, लैंग्वेज था ही नहीं ना. तो इसीलिए वॉइस बॉक्स या हार्डवेयर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल डेवलपमेंट. ओके. सेकेंड, द ऑथर डज नॉट एग्री विद दिस. थर्ड, द यूनिवर्सैलिटी ऑफ लैंग्वेज इंस्टिंक्ट counters claims that Pinker's book is racist. Absolutely. जब पिंकर कहते हैं कि लैंग्वेज इंस्टिंक्ट तो यूनिवर्सल है, आप कोई भी भाषा के पर्सन हो, किसी भी कल्चर में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन जो यूनिवर्सल ग्रामर है, जो हमारे ब्रेन के अंदर बायोलॉजिकली डेवलप होता है, दैट इज समथिंग विच इज कॉमन इन ऑल ह्यूमंस. ओके. So this particular universality counters claims that Pinker's book is racist. This is what the author wants to say. And culture and environment play a key role in shaping our acquisition of language. Not at all. ये तो students, behavioral psychologists और anthropologists and the liberal people, they believe in this. Pinker does not believe in this. Pinker says language instinct is genetic. Okay. So finally, students, third becomes the correct answer here. So you people see how many correct answers you people have got. 4113. This becomes the answer key. And a big thank you. तो एडवांस लेवल का स्टूडेंट ये पहला पैसेज, एंड आई बिलीव दैट जिस तरह से मैंने इसको समझाया, एंड अगर पूरे पेशेंस के साथ आपने इस पूरे पैसेज को समझा, कई बार स्टूडेंट्स हमें क्या लगता है, हम जब किसी पैसेज को जल्दी समझ जाते हैं तो इट सीम्स लाइक वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी बिकम ओवर कॉन्फिडेंट. ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट. कितना भी समझ में आ जाए, इस पूरे एक्सप्लेनेशन को अगर ढंग से सुना है, तभी स्टूडेंट्स पूरा वैल्यू एडिशन पॉसिबल है. ओके. चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास किसी नए पैसेज के साथ जो और इंटरेस्टिंग होगा और अच्छा होगा. थैंक यू वेरी मच.